नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देंगे कि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से आज पहली बार भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई है। ये बैठक बेहद खास हर मायने में थी। प्रत्याशियों के नामों की सूची पर चर्चा हुई, साथ ही कोविड काल में चुनाव की तैयारियों पर महामंथन भी हुआ है। वहीं यूपी चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर एक बैठक 11 जनवरी यानी कि कल कहां होगी? राजधानी दिल्ली में होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के होने के बाद कभी भी भाजपा प्रत्याशियों की सूची, जो पहली सूची है, वो जारी कर सकती है। संभावित नामों को केंद्रीय समिति को भेजा जा सकता है, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति पहले फेज के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर भी लगा सकती है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में सुनिश्चित हुआ है। 10 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। 7 मार्च को वोटिंग खत्म हो जाएगी। पहले फेज का जो चरण है 11 जिलों की 58 विधानसभाओं में संपन्न होगा। 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वापस आ रही। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसका निर्णय का सिस्टम अलग है। भाजपा चुनाव कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक से निकल चुके हैं। आज काफी अहम बैठक बताई जा रही थी, क्योंकि 2022 चुनाव पहले फेज का है, उसमें जहां पश्चिम क्षेत्र में चुनाव होना है, तमाम जिलों के जो प्रत्याशियों की जो सूची है, आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है वो प्रत्याशियों की है। अपना अपना आवेदन लेकर आए हैं कि उनको टिकट चाहिए विधायकी का। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी निकले हुए मीटिंग से के बाद बाकी के जो सदस्य हैं पर ही है। मीटिंग थोड़ी देर तक चलेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम का एक बड़ा क्षेत्र है, पश्चिम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र है, वहाँ के प्रत्याशियों को लेकर एक गहन मंथन होना था कि किस तरीके से जो जिताऊ प्रत्याशी हो और आवेदन की संख्या ज़्यादा है उसमें किस तरीके से उनको छांटना, किस तरीके से उनको सामंजस्य बैठाना, क्योंकि जब ज़्यादा प्रत्याशी होते तो कहीं न कहीं अनमन भी शुरू हो जाती है। तमाम चीज़ों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। कैमरापर्सन अमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो तमाम समीकरणों पर विचार हुआ, विमर्श हुआ, साथ में सबकी उम्मीदों को भी परखा गया है। उम्मीदें आखिरकार सबकी होती हैं कि हमने मेहनत करी थी तो मेहनत का प्रतिफल मिल जाए। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चाचा और भतीजा के गले शिकवे, पूरी तरीके से जो उनके गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो अब सुलझते नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत करी। उन्होंने अखिलेश यादव को प्रत्याशियों की सूची दे दी है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। अब अखिलेश जो भी निर्णय लेंगे वो सिर झुकाकर मंजूर कर लेंगे। आखिर इस रिश्ते में इतनी मिठास कैसे आ गई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि चाचा शिवपाल को अखिलेश के साथ ही आना पड़ा? इसका जवाब खुद अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव से सुनिए। परेशानियां तो पैदा हो ही गई हैं, लेकिन अब इसका सब चुनौतियों का मुकाबला तो करना ही है। चुनाव में जाना है, चुनाव जीतना भी है, भारतीय जनता पार्टी को हराना भी है। तो ये चुनौती तो है, बड़ी चुनौती तो है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का एक युग था, लेकिन अचानक से आपने सपा के साथ गठबंधन का फैसला लिया क्योंकि आपको अपनी मजबूती पे संदेह था। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, हम लोगों ने तो पार्टी अपनी खड़ी करी ली थी 3 साल के अंदर, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी। जब हम अपना रथ लेकर के और जब भी हमने जनसंपर्क किया तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी सेकुलर लोग थे, जितने भी समाजवादी थे, जितने भी किसानी से जुड़े हुए थे, पिछड़े लोग थे, किसानी से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर न तो किसानों के लिए, न गरीबों के लिए, न नौजवानों के लिए। शिवपाल जी, युवाओं को लेकर क्या सोचा है? क्योंकि आप भी सपा के सरकार में थे, उस समय युवाओं को जो भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि हमने 4.5 लाख जो नौकरियां दी हैं युवाओं को, सरकारी नौकरी 1.5 करोड़ हमने प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिया है, लेकिन सपा के सरकार में सबसे कम नौकरियां दी गई थी, जो कि 80,000 90,000 का वो दावा कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? और बेरोजगारी फीसदी भी सबसे अधिक कहते हैं योगी जी की हमारे में सबसे कम है, हम हैं 4-5% और सपा में था 17%। अब देखिए,
2 करोड़ का वादा किया था, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे। आपने लंबी बात खींचती है ये। अब सरकार बनाने हम लोगों को 2022 में बनाने का सवाल है। अब हम लोग सरकार बना लेंगे, ये बना लेंगे, तब हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। हमेशा जब भी हम लोग सरकार में रहे, जो भी वादे किए हैं हम लोगों ने पूरा किया है और हम सब रास्ते निकाल लेंगे, इसकी चिंता मत। आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अब हमने देखिए सूची दे दी है अखिलेश यादव को। कितने लोगों की सूची दी है शिवपाल जी? अब हम आपको फिर फ़ोन पर बता देंगे। अब ये बातें यहीं पर ऐसा छोड़ो। चर्चा है कि 5 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमने अखिलेश पे छोड़ दिया है, पूरा अखिलेश पे छोड़ दिया है, जो भी देंगे सीटें, और अब हम मिल कर के चुनाव लड़ेंगे। बस हमारा एक मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। ये थे शिवपाल यादव जी, जो हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है सीट का जहां तक निर्णय है वो हमने अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हित का वो ध्यान रखेंगे। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ में एक मॉल में तैनात सफाई कर्मचारी और गार्ड की आपसी कहासुनी के बाद गार्ड ने सफाई कर्मचारी को गोली मार दी, जिसके बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सफाई कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मॉल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, तो वहीं आरोपी गार्ड अभी तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आसपास के थानों की भारी पुलिस भी तैनात कर दी गई है। दूसरी ओर परिजनों का साफ तौर पर कहना कि गार्ड की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आगे और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे। मिली कि यहाँ जो सिटी सेंटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका जो खुलने का समय होता है, उस समय वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ काम करता है अंशु नाम का, इसका वहाँ कार्य करने वाले एक अन्य कर्मचारी पुनीत के साथ जो उस कॉम्प्लेक्स में काम करता है, इसके साथ किसी बात पर अत्यधिक बहस हुई है, जिसमें गार्ड ने जो इसकी लाइसेंसी बंदूक है जिसको वहाँ सुरक्षा के लिए दी गई है उसका दुरुपयोग करते हुए उसने उस पर फायर किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस के अधिकारी अन्य पहुंचे। वहीं परिजनों ने वहां पर जो है अपना रोष प्रकट किया, उनको वहां बातचीत करके उनको शांत किया गया है। वहीं मुकदमा जो तहरीर है वो उनके द्वारा दी जा रही है। इस पर मुकदमा उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर अब कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत बड़े पैमाने पर की गई है। यहाँ एक तरफ जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसके लिए जगह जगह शहर में बूथ बनाए गए हैं। जहां एक तरफ गाजियाबाद में लगातार कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में कोरोना की पहली डोज में करीबन 100% सफलता हासिल की है। तो वहीं दूसरी डोज की बात की जाए तो 69.13% लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। वहीं 15 से 18 साल के युवाओं की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 73,500 बच्चों को ये पहली डोज लग चुकी है। जनता टीवी के माध्यम से गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष संघधार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की बात भी की है। देखिए, पूर्ण उत्तर प्रदेश में जहां आज बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, वहीं जहां जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोविड से बचाव को लेकर क्या धरातल पर विशेषताएं करी गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष संघधार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। सर, आज बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरीके से प्रोग्राम किया गया है और कितना लक्ष्य रखा गया है? ये जो प्रिकॉशन डोज है जो आपने पूछा है, ये हम लोग सारे हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को तथा जित 60+ के जो लोग हैं उनको, जिनको कि 9 माह से अधिक हो गया है या 39 सप्ताह, उनको हम बूस्टर डोज जो प्रिकॉशन डोज है वो दे रहे हैं। और इसका इंतजाम हमने सभी जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन्हीं पर रखा हुआ है। साथ में कुछ जगह हमने विशेष कैंप भी रखे हैं, जैसे पुलिस लाइन है, PSC है, CISF है, इन जगह पे हमने इसके लिए अलग से भी कैंप बनाए हैं। सर, 15 से 18 साल की एज के जो बच्चे हैं उनको डोज अब तक कितने % में लग चुकी है? सर, इनमें भी काफ़ी अच्छा उत्साह से बच्चे लगवाने आ रहे हैं और तकरीबन 31.39% लोगों को वैक्सीन जो है 73,000 से अधिक जो है 73,500 लोगों ने, बच्चों ने वैक्सीन ले ली है। और बच्चे रोजाना, आज भी इनके कैंप से करीब 92-93 स्कूल में, कल भी डेली इनके कैंप से स्कूलों में भी रहेंगे।
सर ऐसा भी है कि जहां एक तरफ अगर बात की जाए कोरोना केसों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पहले ऐसा वाला हाल नहीं है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लोगों को अस्पताल भर गए थे, ऐसा नहीं है कि क्या वजह है? ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन की वजह से लोगों में करीब हम पहली डोज तो लगभग 100% से अधिक लोगों को दे चुके हैं। तो वैक्सीन से सिम्टम्स उनके कम हो जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, और भर्ती होने की संभावना हॉस्पिटल की भी कम पड़ती है, जो आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जो है बहुत प्रोटेक्शन मिलनी शुरू होती है। तो मेरा सभी से निवेदन है आपके माध्यम से कि वैक्सीन की जिन लोगों की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो शीघ्र से दूसरी डोज लगवाएं, और जिन बच्चों ने अभी पहली वैक्सीन नहीं ली है वो परेशान है, और जिनकी अभी प्रोकेशन डोज नहीं हुई है वो शीघ्र से लगवाना सुनिश्चित करें। सर जनता टीवी के माध्यम से आप इस बारे में बता दें कि पहली डोज में गाजियाबाद में कितने परसेंटेज हुई है इंजेक्शन वैक्सीन लगने की, और सेकंड डोज में कितने परसेंटेज हुई है? पहले तो डोज हमारी लगभग 100% से ऊपर है, 100.54 के आसपास है, लोगों ने ले लिया है टीका। लेकिन दूसरी डोज जो है अभी 69% के आस ऊपर है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों का ड्यू हो गया है, समय हो गया है पूरा, वो कम से कम जो है सेकंड डोज लेना सुनिश्चित करें, जिससे कि अपने आप को और प्रोटेक्ट करें। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष संगता, जो खासकर जनता टीवी के माध्यम से बताना चाह रहे थे, लोगों को आग्रह कर रहे थे कि जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए वो वैक्सीन लगवा लें। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, जनता टीवी की भी आपसे अपील है, और कोविड नियमों का पालन भी जरूर कीजिए। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगली बड़ी खबर आपको बताएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी सहारनपुर से। इमरान मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोविड नियमों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कोविड नियम तोड़ने की एवज में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़ा, साइकिल की सवारी ली, लेकिन नियम भूल गए साहब, और नियम भूलना इतना भारी पड़ा कि मुकदमे की जद में आ गए। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत एसएचओ कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। खैर, ये मुकदमा दर्ज हुआ, बहुत बेहतर बात है। कोविड के नियमों को तोड़ा गया था, लेकिन खाकी अगर सर्वदल संभाव के अगर नारे के साथ में काम करे तो ये और भी अच्छा होगा। राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उनकी भीड़ लगी हुई थी, वो भी दिखनी चाहिए थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिहाज से 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक रिटर्निंग ऑफिसर्स और 3 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की तैनातगी कर दी गई है। कलेक्ट्रेट में डीएम सहित 9 अफसरों की कोर्ट में 14 से 21 जनवरी तक नामांकन होंगे। प्रत्याशी पहली बार ऑनलाइन पर्चा भी दाखिल कर सकते हैं। तो वहीं चालान जमा कराने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। सामान्य जाति के प्रत्याशियों की जमानत राशि 10,000 रुपए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 5,000 रुपए जमा कराना होगा। इसके अलावा कोविड संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऑनलाइन और मैनुअल नामांकन करने की सुविधा कर दी है। तो बेहतरीन कदम है ये चुनाव आयोग की ओर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले पर भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण का जो असर है वो नजर आ सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए माघ मेला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। कोविड की 3rd वेव की आशंका को देखते हुए माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस के जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट होंगे या फिर 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। तो वहीं माघ मेले के सभी 15 एंट्री पॉइंट्स पर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। अभी मेले में प्रतिदिन 1000 लोगों का कोविड टेस्ट हो रहा है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी कर दी गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी मेला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं मिला है।
देश भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना के कहर से 4 लोगों की जान भी चली गई। तो वहीं 335 लोग ठीक होकर घर आ चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 33,946 पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी साझा की है। 24 घंटों में संक्रमण के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 335 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 33,946 मामले हैं। इन 33,946 मामलों में से 33,563 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार की लहर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देवभूमि का करेंगे। रुद्रपुर में आवास विकास में आबादी के बीच खाली पड़े प्लॉट में प्रतिबंधित पशुओं का वध किए जाने को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल आ गया है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए। विधायक राजकुमार ठुकराल, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा समेत भाजपा के कई नेता मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। मौके की नजाकत को भागते हुए एसएसपी ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने का भरोसा देते हुए आवास विकास चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। माल के साथ जो है पीएम करा दे रहे हैं। पीएम के बाद जो है इसका 2 संस्कार ये लोग करने की बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से करेंगे। उसमें भी हमारा पूरा प्रबंधन रहेगा और तत्काल इसमें जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कर करके पूरा जो भी हमारे साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध हैं इसके आसपास, घटनास्थल आसपास और पूरे रूट में उसको चिन्हित कर देंगे। तो निर्वाचन आयोग 2022 चुनावों की तैयारियों में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जुट गया है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में नैनीताल जिले के 6 विधानसभा सीटों का निर्वाचन कंट्रोल रूम बनाया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग समिति की निगरानी CDO नैनीताल खुद कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन की हर प्रकार की गतिविधि को भी इसी कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी टीम जो है वो डिग्री कॉलेज में हमने स्थापित किया है और उसका काम स्टार्ट हो गया है। हम लोग जो है समाचार पत्रों में और जो हमारे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आ रही हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और अब सोशल मीडिया टीम भी हमारी जो है वो सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करेगी कि उसमें क्या किस तरह की न्यूज़ आ रही है। रामनगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने गारंटी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1,000 प्रति माह, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह, बिजली, पानी और अन्य चीजों पर भी छूट देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी इस चुनाव में चौंकाने वाले नतीजों के साथ विजय प्राप्त करने जा रही है। इस चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम लेकर के आने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है। 21 साल में भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक बार हम केजरीवाल को मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी पहाड़ से लेकर मैदान तक सबके दिल में ये बात है। उसके कारण क्या है कि 21 साल में भाजपा कांग्रेस को मौका मिला। अभी भाजपा को सरकार बनी, भाजपा कह रही है 5 साल बेमिसाल, इतने बेमिसाल थे कि 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो लोगों को एक विकल्प की तलाश थी और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में आज उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने 2 स्तर पे कैंपेन की रणनीति बनाई है। एक तो हम वर्चुअल रैलियां शुरू कर रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा संबोधित की जाएंगी। अब ये पहले चरण में आज से हमने शुरुआत की है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, और ये 16 तक चलेगा और आगे भी। तो देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया। अब 16 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। शिक्षकों को भी नहीं जाना होगा स्कूल। कोरोना वायरस की वजह से ये तमाम फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार सूबे के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 खबरों का रुख करेंगे। आचार संहिता लगते ही लखनऊ में राशन मिलना बंद हो चुका है। चना दाल, नमक, तेल और के पैकेटों पर लगे मोदी योगी की तस्वीरें आचार संहिता के बाद राशन के पैकेटों से हटाने के आदेश दिए गए हैं। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान और दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की नकदी और सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में 77,000 स्वास्थ्यकर्मी, 66,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 95,000 बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी को लेकर गार्ड ने सफाई कर्मचारी को गोली मार दी, जिससे सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने मॉल में जमकर उत्पात काटा। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश से पड़ी कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कानपुर देहात में आज से लगनी शुरू हो गई है बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहली डोज लगाई जा रही है। ललितपुर में खेत में पड़ा मिला किसान का अज्ञात शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज में शॉर्ट सर्किट से सरकारी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसके पर खच्चे उड़ गए। बरेली में आचार संहिता के पहले ही दिन भाजपा सांसद विधायक ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। विधायक ने भीड़ जुटाकर कंबल और खिलाई दावत है। रामनगर में कॉर्बेट पार्क में बसता है खूबसूरत तितलियों का संसार। पहली बार पार्क में दिखाई दी दुर्लभ एम्ब्रेंट बुश ब्लू तितली। तितलियों को देखकर खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। रुद्रपुर में आवास विकास में आबादी के बीच खाली पड़े प्लॉट में प्रतिबंधित पशुओं का वध किए जाने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश नजर आया। कुशीनगर में पानी के नाम पर जहर का कारोबार किया जा रहा है। बिना मानक बनाया जा रहा है बोतल बंद पानी की बोतल पर बैच नंबर तक नहीं है। हरदोई में लोगों को लगाई जा रही बूस्टर डोज लगवाने को अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत अन्य लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। जालौन में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में खुर्जा की युवती से सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क दर्जनों लोगों के साथ जनसंपर्क करते राधे श्याम नजर आए हैं। बुलंदशहर में महिलाओं ने देशी शराब का विरोध किया है। इस दौरान महिलाओं ने ठेका हटाओ मंदिर बचाओ के नारे लगाए। बांदा में एसओजी टीम ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान शराब बना रहे 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 लोग मौके से रफूचक्कर हो गए। लखीमपुर खीरी में नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बीते 3 महीने से लापता युवक और युवती का ये नरकंकाल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रायबरेली में किसान इंटर कॉलेज में छात्रा को अच्छे नंबर से पास कराने का झांसा देकर शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के मामले में भाजपा के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा विधायक बहोरन लाल मौर्य ने भीड़ जुटाकर कंबल बांटे थे और दावत भी खिलाई थी। विधानसभा चुनावों को लेकर आगरा प्रशासन ने फ्लाइंग टीम की नियुक्ति की है। निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऑनलाइन और मैनुअल नामांकन करने की सुविधा भी लोगों को दी है। रुद्रप्रयाग के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। बारिश और ठंड के कारण आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते संचार और विद्युत सेवा पूरी तरीके से ठप है। जालौन में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आगरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।